अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और सिलेक्टिव पूछते हैं। ठीक है, तो कार्नोट इंजन का पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। अपने टॉपिक लॉन्ग में जब ये आएगा तो पहले कार्नोट इंजन हेडिंग देनी है, कार्नोट थ्योरम हम आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन आपने ये बताना है कि कार्नोट ने 1840 में आइडियल हीट इंजन डिस्कस किया था, जिसे हम कार्नोट इंजन कहते हैं, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। और कार्नोट ने ये कहा था कोई भी हीट इंजन जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, और वो बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर रेजर्वोयर्स, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हीट इंजन होगा। यानी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, लेकिन उस रिवर्सिबल प्रोसेस में होने वाले दो प्रोसेस कौन से होंगे? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले आपने ये इंट्रोडक्शन देना, फिर आपने कार्नोट साइकिल डिस्कस करना है। कार्नोट साइकिल बेसिकली ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। यानी कार्नोट इंजन में होने वाले रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कह सकते हैं कार्नोट साइकिल। अब इसके चार पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें गैस एक्सपैंड करती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सोर्स। फिर होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें गैस एक्सपैंड करती है बगैर हीट दिए, तो इस दौरान टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज। फिर तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है और इस दौरान हीट रिजेक्ट होती है सिंक में और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है, इसमें टेम्परेचर में क्या होता है? इजाफा। कि आपने पहले ये बताना है कि इट हैज़ 4 स्टेप्स। पहला कि गैस एक्सपैंड करती है स्लोली एट टेम्परेचर T1 आइसोथर्मली बाय प्रोवाइडिंग हीट Q1 फ्रॉम सोर्स। इस दौरान सोर्स से हम क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा पार्ट है गैस, जिसमें एक्सपैंड करती है एडियाबैटिकली और इसमें टेम्परेचर क्या करता है? फॉल करता है। फिर तीसरा जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? जिसमें हम गैस को कंप्रेस करते हैं आइसोथर्मली और इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है और इस दौरान हीट रिजेक्ट होती है किसमें? सिंक में। फिर चौथा जो पार्ट है इसका, उसमें गैस कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली और टेम्परेचर इसमें राइज करता है दोबारा, फिर क्या हो जाता है? T1। यानी इन कार्नोट साइकिल सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल स्टेट, लिहाजा हम कह सकते हैं पूरे कार्नोट साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। ठीक है, फिर हमने एफिशिएंसी डिस्कस करना है। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट और इनपुट की रेशो, हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। इससे पहले सबसे पहले आपने बताना है कि एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल बराबर होता है किसके? वर्क डन के बाय कार्नोट इंजन। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है वर्क ओवर इनपुट आउट, वर्क ओवर Q1 में लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्क यहाँ पे आउटपुट है और इनपुट यहाँ पे हीट है जो सोर्स से आ रही है। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q बराबर है डेल्टा U प्लस वर्क। डेल्टा U यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कार्नोट साइकिल में फॉर क्लोज पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की होगी 0, तो Q बराबर W आ जाएगा। Q नेट हीट अब्जॉर्ब, इसे हम Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। W बराबर आगे Q1 माइनस Q2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। अब Q1 अलग-अलग डिवाइड हम कर सकते हैं। Q1 इसके साथ लहदा डिवाइड कर दिया, Q2 के साथ लहदा, तो Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, Q1 से कट जाएगा, एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब आपको पता होना चाहिए कि रेशियो ऑफ द हीट अब्जॉर्ब एंड रिजेक्टेड, कि सोर्स से आने वाली हीट और सिंक में जाने वाली हीट की रेशियो बराबर होती है इनके टेम्परेचर्स की रेशियो के। लिहाजा हम Q2 ओवर Q1 को T2 ओवर T1 लिख सकते हैं। तो Q2 ओवर Q1 की जगह मैंने T2 ओवर T1 लिख दिया। यानी ये फॉर्मूला हीट की फॉर्म में, एफिशिएंसी का ये टेम्परेचर की फॉर्म में है। ये एफिशिएंसी का सिंबल हम लिख सकते हैं ईटा, जिस तरह विस्कोसिटी का सिंबल होता है ना, वैसे ही सिंबल एफिशिएंसी के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने परसेंटेज एफिशिएंसी अगर निकालना चाहते हैं तो हमने बस क्या करना है? इस फॉर्मूले को 100 के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे मैंने बता दिया कि एफिशिएंसी के जो दोनों फॉर्मूले ये बता रहे हैं कि एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, यानी नेचर ऑफ द गैस जो हम यूज़ करते हैं इस पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? केल्विन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, फिर आपने ये बताना है कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती कार्नोट इंजन की। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, अगर मैं T2 0 केल्विन पुट कर देता हूँ तो ये रकम 0 हो जाएगी, 0 ओवर समथिंग 0, तो फिर 1 माइनस 0 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 100%। यानी एफिशिएंसी 100% उस वक्त आएगी जब सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। तो आपने कहना है एज 0 केल्विन टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज इम्पॉसिबल, सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होना नामुमकिन है, लिहाजा एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछा कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या होगी, आपने 100% पे टिक नहीं करना, आपने हाईएस्ट एफिशिएंसी पे टिक करना है, क्योंकि 100% के लिए सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए, जो कि नामुमकिन है। फिर आपने कार्नोट थ्योरम के बारे में बताना है। कार्नोट थ्योरम 2 हिस्सों में आपने डिवाइड करके बताना है। कार्नोट थ्योरम पहली बात ये कहता है कि कोई भी हीट इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता कार्नोट इंजन से ज़्यादा, ऑपरेटिंग एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर से क्या मुराद है कि दो इंजन है, एक कार्नोट इंजन है, एक कार्नोट इंजन नहीं है, दोनों के सोर्स के टेम्परेचर आपस में सेम है और दोनों के सिंक के टेम्परेचर भी आपस में सेम है।
तो इनकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। दूसरी बात ये बताता है कार्नोट थ्योरम के ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग एट सेम टेम्परेचर से क्या हम बताते हैं कि तमाम कार्नोट इंजन के सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर बराबर हो तो उनकी एफिशिएंसी बराबर होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी एफिशिएंसी। और एंड पे आपने बता देना कि रियल हीट इंजन जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं कार्नोट इंजन में। एवरीडे लाइफ में जो इंजन होते हैं वो कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि रियल हीट इंजन में फ्रिक्शन और बाकी हीट लॉस होते हैं, जिसकी वजह से रियल हीट इंजन आर लेस एफिशिएंट आर देन कार्नोट इंजन। और आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बढ़ाने के लिए किसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो फिक्स रहता है। ठीक है, अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें तो एफिशिएंसी यहाँ तो हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, या ये हो सकता है T1 बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या T2 को कम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। T2 को तो हम कम कर नहीं सकते, तो हम प्रैक्टिकली T1 को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्नोट इंजन वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें सिलेक्टिव पूछेंगे, सारा नहीं पूछते, जितना पूछेंगे उतना बताना है। फिर यहाँ पे अब मैं न्यूमेरिकल जो रह गए थे वो डिस्कस कर रहा हूँ। 7वां न्यूमेरिकल जो स्मार्ट सिलेबस में है उसमें आपसे वो कह रहा है सोर्स का टेम्परेचर 327 सेल्सियस है, सिंक का 27, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया 273 ऐड करके, और आपसे पूछ रहा है क्या इसकी एफिशिएंसी 52% है। तो हमने कैलकुलेट की 1 - T2/T1, T2 की जगह 300 पुट किया, T1 की जगह 600, 1 - 0.5 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी 50%, यानी एफिशिएंसी 50% है, 52% नहीं है। 8वें न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हीट इंजन कार्नोट इंजन वर्क डन कर रहा है 100 जूल और सिंक में हीट जा रही 400 जूल, बताएं एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, W/Q1 भी है, लेकिन यहाँ में Q2 है, हमारे पास Q1 नहीं है, तो Q1 के लिए हमने W = Q1 - Q2 से Q2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, वैल्यू पुट करके Q1 आ जाएगा। तो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, वर्क की भी और Q1 की भी सोल्व किया, हमारे पास एफिशिएंसी आई 0.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे, तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी 20%। ठीक है, अब 11वां न्यूमेरिकल जो आखिरी है स्मार्ट सिलेबस में वो ये है कि वो कह रहा है कि एक हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि आप 336 जूल हमें हीट देनी पड़ती है 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए। तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट है इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा था, इसका सिंबल HF है, यानी 336 जूल पर ग्राम हम हीट देते हैं। ठीक है, अगर केजी में बात करें तो 336 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कह रहा है अगर 30 ग्राम मैस हो पानी का तो इसको आइस में कन्वर्ट करना है अपने 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो बताएं कितनी इंट्रोपी होगी। इंट्रोपी बेसिकली टॉपिक हमारा स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, उसका फॉर्मूला ये होता है ΔQ/T, और साथ हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हीट निकलेगी जब हम पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करेंगे। ΔQ MHF के बराबर होता है, ये मैं 9th में आपने पढ़ा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट की, टेम्परेचर की वैल्यू भी पुट की, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने कर लेना अच्छे से। एग्जाम्पल स्मार्ट सिलेबस में पहली 2 मैंने करवा दी थी, 3rd एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है कि एक पिस्टन का एरिया इतना है, प्रेशर इतना है, उसकी हम लेंथ इतनी चेंज करें, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट इतना कवर करवा रहे हैं हम, और हीट इतनी प्रोवाइड की जा रही है। आपने इंटरनल एनर्जी बतानी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए पहले मैं वर्क निकालूँ, P∆V को मैं A∆Y भी लिख सकता हूँ। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम चेंज इन वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर लिखते हैं। तो वैल्यू पुट करके 32 जूल आ जाएगा। तो ΔU आपको पता है Q - W के बराबर होता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वैल्यू पुट की तो 10 जूल हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चौथी एग्जांपल जो है ये आपको ने खुद ही करनी है। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ सोर्स का, सिंक का, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या, 1 - T2/T1, T2 आपके पास है, T1 भी है, तो आपने वैल्यू पुट करके एफिशिएंसी निकालनी है, जो आंसर आएगा फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एफिशिएंसी भी निकाल लेनी है, तो 50% आंसर आएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।